हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एस ब्लॉक। तो जो एस ब्लॉक है हमारा जितना भी इनऑर्गेनिक है, खासकर एस पी डी एफ ब्लॉक, वो डिट्टो एनसीईआरटी से ही आता है। बट प्रॉब्लम क्या होती है, एनसीईआरटी याद नहीं रहती है। तो आपको मैं एक बार ही एनसीईआरटी पूरा बताऊंगी, फिर आपको बार बार उसे रिवीजन करना। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, ये बायो की जैसे ही अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो बात करते हैं एस ब्लॉक की। तो जो हमारा एस ब्लॉक है उसमें दो ग्रुप आता है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। जो ग्रुप 1 है उसको हम अल्कली मेटल बोलते हैं और जो ग्रुप 2 है उसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो NS1 होता है और इसका NS2, और इसके आगे नोबल गैस का कन्फिग्रेशन होता है। आई होप आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में कन्फिग्रेशन निकालना पढ़ लिया होगा। तो आप पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल डिफर इन मेनी रिस्पेक्ट फ्रॉम द अदर मेटल ऑफ द ग्रुप। यानी कि जो हमारा पहला मेटल होता है वो काफ़ी ही डिफरेंट होता है अदर मेटल ऑफ, मतलब बाकी जो मेटल हैं उनसे, दूसरे ग्रुप से। द एस ब्लॉक एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल आर दोज इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर द आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल। ऑब्वियसली क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट, इसका मतलब क्या कि इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो इंटर कर रहा है एस ऑर्बिटल में। एज द एस ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, द ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 बिलोंग टू एस ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यानी कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2। Group 1 of periodic table consists of element lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francicum. They are collectively known as alkali metal. These are so called because they form hydroxide on reaction with water, which are strongly alkaline in nature. हम इसे अल्कली मेटल ही क्यों बोलते हैं ग्रुप 1 को? क्योंकि जब हम इसे पानी में डालते हैं, यानी कि जो इसका हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है वो काफ़ी अल्कलाइन होता है नेचर में, काफ़ी बेसिक होता है नेचर में, इसलिए हम इसे अल्कली मेटल बोलते हैं। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2 इंक्लूड बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बैरियम एंड रेडियम। दीज एलिमेंट विद एक्सेप्शन ऑफ बेरिलियम आर कॉमनली नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल। यानी कि आप ग्रुप 2 के सारे एलिमेंट को अल्कलाइन अर्थ मेटल बोल दोगे, बट जो हमारा बेरिलियम है उसको आप अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं बोल सकते। अब इसे हम क्यों बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल? These are so called because the oxide and hydroxide are alkaline in nature and these metal oxide are formed in the earth crust। यानी कि इसका जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड है वो अल्कलाइन है नेचर में, यानी कि बेसिक है, बट इसका जो मेटल ऑक्साइड है वो अर्थ क्रस्ट में फाउंड होता है, अर्थ क्रस्ट, इसीलिए अर्थ अल्कलाइन अर्थ मेटल। और ये देखना, ये ध्यान रखना, ये मेटल ऑक्साइड है। ओके, अमॉन्ग द अल्कली मेटल, अब ये जो है ये पैराग्राफ इसमें है क्या, मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। जो सोडियम और पोटेशियम है वो अबंडेंट होता है, ठीक है, बट जो लिथियम, रुबिडियम और सीजियम है उसका अबंडेंस जो है थोड़ा लो होता है। फिर जो फ्रांसिकम है वो हाईली रेडियो एक्टिव है और ये लॉन्गेस्ट लीव आइसोटोप है। देखो, जो रेडियो एक्टिव मेटल होता है वो ज़्यादा दिन तक नहीं एग्जिस्ट कर पाता है, लेकिन जो फ्रांसिकम है वो सबसे ज़्यादा दिन तक एग्जिस्ट कर पाता है और इसका जो हाफ लाइफ है वो सिर्फ और सिर्फ 21 मिनट है। और तो यहाँ पढ़ लेते हैं। अमॉन्ग द अल्कली मेटल सोडियम एंड पोटेशियम आर अबंडेंट एंड लिथियम, रुबिडियम, सीजियम आर मच लोअर अबंडेंस। फ्रांसिकम इज हाईली रेडियो एक्टिव एंड इज द लॉन्गेस्ट लिव आइसोटोप एंड FR, जिसका मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक वेट जिसको बोलते हैं, वो 223 है। उसका हाफ लाइफ जो है वो 21 मिनट है। देखो ये भी कितना कम है, फिर भी लॉन्गेस्ट लिव्ड है। Of the alkaline earth metal, calcium and magnesium rank 5th and 6th in the abundance। यानी कि जो हमारा कैल्शियम है वो 5th रैंक पे आता है और जो हमारा मैग्नीशियम है वो हमारा 6th रैंक पे आता है इन द अर्थ क्रस्ट। स्ट्रॉन्शियम एंड बैरियम हैव मच लोअर अबंडेंस। जो हमारा स्ट्रॉन्शियम और बैरियम होता है उसका लोअर बहुत अबंडेंस नहीं होता, बहुत कम पाया जाता है। जो बेरिलियम है वो रेयर है, सबसे रेयर बेरिलियम है, और जो रेडियम है वो रेयरेस्ट है अमॉन्ग ऑफ ऑल कंप्राइजिंग 10⁻⁻10% ऑफ इग्नियस रॉक। यानी कि जो हमारा रेडियम होता है वो रेयरेस्ट होता है, सबसे कम। और ये याद रखना, जो हमारा रेडियम होता है वो भी रेडियो एक्टिव मेटल ही होता है और बेरिलियम जो है वो हमारा रेयर होता है।
फिर से एक बार देख लेते हैं। सोडियम पोटेशियम अबंडेंट होता है, जबकि लिथियम रुबिडियम सीजियम का अबंडेंस कम होता है। फ्रांसिकम जो है वो रेडियो एक्टिव है, बट इसका लॉन्गेस्ट लिव्ड आइसोटोप है जिसका हाफ लाइफ 21 मिनट है। कैल्शियम का अबंडेंस 5th रैंक पे आता है। मैग्नीशियम का अबंडेंस 6th रैंक पे आता है। स्ट्रॉन्शियम और बैरियम का अबंडेंस लो होता है। बेरिलियम रेयर होता है। रेडियम रेयरेस्ट होता है। अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का बात करते हैं। तो जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है एस ब्लॉक का, अगर नोबल गैस NS1 होता है तो वो अल्कली मेटल का होता है। अगर नोबल गैस NS2 होता है तो वो अल्कलाइन अर्थ मेटल का होता है। ओके, अब बात करते हैं थोड़ी सी लिथियम और बेरिलियम के बारे में। ये जो लिथियम और बेरिलियम है वो फर्स्ट एलिमेंट है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का रिस्पेक्टिवली। इसके जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो डिफरेंट होते हैं इनके ग्रुप से, और ये ना डायगोनल रिलेशनशिप करते हैं दूसरे ग्रुप से, और इनका उससे सिमिलैरिटी शो होता है। उस बारे में इस पूरे टॉपिक में बताया हुआ है। तो बात करते हैं लिथियम एंड बेरिलियम। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 रिस्पेक्टिवली एग्जिबिट सम प्रॉपर्टी विच आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द अदर मेंबर ऑफ द रिस्पेक्टिव ग्रुप। उनके खुद की ग्रुप से अलग होती है। इन दीज एनामोलस मतलब अलग प्रॉपर्टीज दे रिजेंबल द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। द लिथियम शो सिमिलैरिटी टू मैग्नीशियम एंड बेरिलियम टू एल्युमिनियम। यानी कि जो हमारा लिथियम है वो मैग्नीशियम से सिमिलैरिटी शो करता है, और जो हमारा बेरिलियम है वो एल्युमिनियम से शो करता है। अब ऐसा क्यों होता है ये आगे पढ़ेंगे। द टाइप ऑफ डायगोनल सिमिलैरिटीज इज कॉमनली रिफर्ड टू एज अ डायगोनल रिलेशनशिप इन द पीरियोडिक टेबल। देखो होता क्या है, जैसे मान लो ये जो हमारा है वो लिथियम है, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, और इधर जो आता है पी ब्लॉक का बोरोन आ जाएगा। तो बेरिलियम के नीचे होता है मैग्नीशियम और बोरोन के नीचे होता है एल्युमिनियम। तो डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ये लिथियम है वो इस मैग्नीशियम से शो करेगा सिमिलैरिटी, और जो हमारा बेरिलियम है वो नेक्स्ट ग्रुप के अनदर वाले यानी कि डायगोनल वाले Al से शो करेगा सिमिलैरिटी। ओके, तो यहाँ पे यही बोला है, टाइप ऑफ डायगोनल सिमिलैरिटीज इज कॉमनली रिफर्ड एज डायगोनल रिलेशनशिप। The diagonal relationship is due to similarity in ionic size or चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो ऑफ द एलिमेंट। ये इसलिए होता है क्योंकि चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो जो होता है वो सिमिलैरिटी शो करता है, यानी कि लिथियम का मैग्नीशियम से करेगा और बेरिलियम का एल्युमिनियम से करेगा। मोनोवैलेंट सोडियम, पोटेशियम आयन एंड डाइवैलेंट मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयन आर फाउंड इन लार्ज प्रोपोर्शन इन द बायोलॉजिकल फ्लूइड। यानी कि ये बोल रहा है कि जो हमारा K+ है, मतलब K+ जो है और Na+ जो है और Mg2+ जो है और Ca2+ जो है वो हमारे बॉडी फ्लूइड में काम आता है, बायोलॉजिकल फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। वैसे भी बायो वाले बच्चों को ये बात पता होगी। दीज आयन परफॉर्म इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल फंक्शन एज द मेंटेनेंस ऑफ आयनिक बैलेंस एंड नर्व इम्पल्स कंडक्शन। ये जो है वो क्वेश्चन आया हुआ है कि ये मेंटेन करता है आयनिक बैलेंस, वो नर्व इम्पल्स कंडक्शन का आया था जिसका आंसर पोटेशियम हुआ था। तो ये इस चीज़ को आपको याद रखना है। नाउ अब हम बात करते हैं कि ग्रुप 1 एलिमेंट के कौन से प्रॉपर्टीज़ होते हैं, क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, ये सब हम बात करेंगे। तो ग्रुप 1 एलिमेंट को हम अल्कली मेटल बोलते हैं। मैंने बताया ये अल्कली मेटल क्यों होता है, क्योंकि इसका जो हाइड्रोक्साइड होता है वो काफ़ी अल्कलाइन होता है नेचर में। द अल्कली मेटल शो रेगुलर ट्रेंड इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ विद द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। द एटॉमिक, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल आर डिस्कस्ड बिलो। हम एक एक करके सारा प्रॉपर्टीज इसका पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो द अल्कली मेटल हैव 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबको पता है कि एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है अल्कली मेटल में, क्योंकि इसका जो कन्फिग्रेशन होता है वो होता है NS1। ठीक है, तो होता यूँ है कि ये जो NS1 है तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है और ये मोनोवैलेंट आयन बनाता है। जैसे कि अगर Li+ है, Li है तो Li में होता है 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेबल नहीं रखेगा। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के Li+ बना ले तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसलिए हम इसे मोनोवैलेंट कटायन बोलते हैं। और ऐसा भी बोलते हैं कि जैसे क्योंकि ये ऐसा कर लेता तो जो लिथियम है वो कभी फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा, वो Li+ के स्टेट में मिलेगा। सिमिलरली लिथियम के साथ पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, इन सब का भी जान कि सारे ग्रुप 1 एलिमेंट का यही होगा। अब इसे हम पढ़ते हैं वर्ड्स में।
आउटसाइड द नोबल गैस कोर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है नोबल गैस कोर के बाद. द लूजली हेल्ड s इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट वैलेंस शेल ऑफ दीज एलिमेंट मेक देम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल. तो ये इनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल बना देते हैं. दे रीडली लूज इलेक्ट्रॉन टू गिव मोनोवैलेंट m+ आयन, हेंस दे आर नेवर फाउंड इन द फ्री स्टेट, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया. अब ये देखो, ये लिथियम है, इसमें 2s1 लास्ट में, फिर सोडियम है 3s1, 4s1, 5s1, ये 6s1, 7s1, ये सिमिलैरिटी शो करता है. अब ये 1 का मतलब क्या है और 2 का मतलब क्या है. ये 2 जो है वो n है, ns1. अगर ये 1 है, ये मतलब इसका मतलब है ये है ग्रुप नंबर. और अगर ये s ब्लॉक है तो इसीलिए ये s एंड में आ रहा है. अगर ये p पे एंड हो जाता तो वो p ब्लॉक में चला जाता. तो ये s ब्लॉक शो कर रहा है, ये ऊपर जो है वो ग्रुप नंबर शो करता है. ओके, और ये जो 2 है वो पीरियड का नंबर शो करता है. ये 3 है तो ये थर्ड पीरियड का, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये 7. अब बात करते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस की. बट उससे पहले एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होना चाहिए ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो. जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता है. जब इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता है तो सेल का नंबर भी इंक्रीज़ होता है. तो यहाँ सबसे पहले तो टॉप टू बॉटम जो होता है वो एटॉमिक रेडियाई या आयनिक रेडियाई जो होता है वो इंक्रीज़ करता है. बट अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है, हमारा जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होता है, हाइड्रेशन नहीं, हमारा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है और जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होता है. ओके, और जो बाकी सारे प्रॉपर्टीज़ है, अगर आप इन चारों को याद रखते हो तो वो काफ़ी रिलेटेबल होता है और इजी होता है आपको रिलेशन निकालने में. तो जो अल्कली मेटल है, द अल्कली मेटल एटम हैव द लार्जेस्ट साइज इन ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल. एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि हमारा जो ग्रुप 1 है उसके एंड में आता है CS, मतलब आता तो फ्रेंसिकम है जो कि रेडियो एक्टिव है, मैं उसे नहीं लिख रही हूँ. तो जो हमारा CS है वो सबसे ज़्यादा बड़ा एलिमेंट है, सबसे बिगेस्ट जो बोलते हैं, सबसे ज़्यादा रेडियस वाला. और अगर हम ऊपर जाएं, ठीक है, तो अगर टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ करें एटॉमिक रेडियस तो आप सोचोगे कि जब हम इधर से इधर जा रहे होते तब भी तो हमारा इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा होता है. बट उसमें क्या होता है, बट न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग कुछ प्रॉपर्टीज़ के कारण साइज़ बढ़ने की जगह साइज़ घट जाती है, वो कॉम्पैक्ट हो जाता है. तो इधर जो है वो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज़ करती है. अगर इधर जो चीज़ इंक्रीज़ करती है वो रेगुलर ट्रेंड में इधर डिक्रीज़ करती है, यानी कि इधर एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज़ करेगी, इधर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ करेगी. ओके, नाउ जो हमारा मैंने बताया कि यहाँ पे जो है ये जो है हमारा लार्जेस्ट होगा और इधर जो है इस साइड वाला जो होगा वो हमारा स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई वाला होगा. ओके, द अल्कली मेटल हैव लार्जेस्ट साइज in a particular period of the periodic table with increase in atomic number. जैसे ही atomic number increase होता है वैसे वैसे ये सारे increase होते जाते हैं. The atomic number, the atom became larger, the monovalent ion M+ are smaller than the parent atom. एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे अगर आपको क्वेश्चन आता होगा, आप लोगों ने देखा होगा O2-, O2+, O+, इसमें से बताओ कि एटॉमिक रेडियाई किसकी इंक्रीज़ है. तो एटॉमिक रेडियाई माइनस वाले की ज़्यादा इंक्रीज़ होगी एंड देन प्लस वाले की. क्यों माइनस है, इसका मतलब क्या, इन लोगों ने इलेक्ट्रॉन ले रखा है. जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन ले रखा है यानी कि इनकी जो साइज़ है वो उसमें इंक्रीमेंट हुई है. बट प्लस का मतलब क्या, उन्होंने इलेक्ट्रॉन दे रखा है. तो जब वो इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो वो तो छोटे हो जाएंगे ना, वो थोड़े बड़े रहेंगे. तो इसकी जो एटॉमिक रेडियाई की ट्रेंड होती है वो -2 में होती है. ओके, देन the atomic and ionic radii of alkali metal increase on moving down the group. They increase in size while going from Li to Cs, जो मैंने आपको बता दिया. अब आते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी. द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल आर कंसिडरेबली लो एंड डिक्रीज डाउन द ग्रुप फ्रॉम Li to Cs, जो मैंने अभी बताया. दिस इज बिकॉज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग साइज outweigh the increase in nuclear charge and the outermost electron is very well screened from the nuclear charge. तो मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियर चार्ज होता है और जो स्क्रीनिंग होता है
उसके वजह से साइज़ हमारी छोटी हो जाती है। तो ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसका भी यही रीज़न है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी कंसिडरेबली लो क्यों होती है जब हम लोग डिक्रीज डाउन द ग्रुप करते हैं। इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे साइज़ बढ़ती है वैसे वैसे न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है और न्यूक्लियर चार्ज कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है, इसलिए जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो स्क्रीन्ड हो जाता है, मतलब बच जाता है फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज। इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम घटती है और लेफ़्ट टू राइट बढ़ती है, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट में साइज़ छोटा होता है और टॉप टू बॉटम में साइज़ बड़ा होता है। अब आते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। इस ट्रेंड को अच्छे से याद रखना कि हाइड्रेशन एंथैल्पी छोटे एटम की ज़्यादा होती है और बड़े एटम की कम होती है। द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल आयन डिक्रीज विद इंक्रीज इन आयनिक साइज। Li+ has maximum degree of hydration and for this reason lithium salt are mostly hydrated। अब ये जो क्वेश्चन है वो पूछता है, ऐसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइड्रेटेड, या कुछ ऐसा दे देगा जिसमें वाटर से रिलेटेड होगा। तो आप एक बात याद रखना कि जो लिथियम है और जो मैग्नीशियम है ये दोनों हाइड्रेटेड हो जाते हैं। तो अगर जो पानी वाला जो भी होगा तो वह LiCl.H2O या फिर Mg के साथ जो H2O होगा वो होगा। ये क्वेश्चन आता है। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। ऑल द अल्कली मेटल आर सिल्वरी वाइट, सॉफ्ट एंड लाइट मेटल। सिल्वरी वाइट होता है, सॉफ्ट होता है और लाइट मेटल होता है। Because of the large size, these elements have low density which increase down the group from Li to Cs। अब देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी जो होता है वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो अगर डेंसिटी हमारा मास अपॉन वॉल्यूम है तो एटॉमिक साइज जैसे जैसे इंक्रीज़ होता है हमारा डेंसिटी भी इंक्रीज़ होता है। ओके, अब क्यों इंक्रीज़ होता है डेंसिटी, क्योंकि मास अपॉन वॉल्यूम रेडियस में इलेक्ट्रॉन जब ऐड हो रहे हैं तो मास हमारा इंक्रीज़ होता है ज़्यादा, वॉल्यूम भी हमारा इंक्रीज़ होता है। तो ये जो रेशियो है इसमें मास ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, दैट्स वाई जो डेंसिटी है वो ओवरऑल डेंसिटी जो है वो हमारी इंक्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे फिर से मैं पढ़ देती हूँ कि इसका लो डेंसिटी होता है क्योंकि इसका लो मतलब जो हमारा अल्कली मेटल है उसका डेंसिटी रिलेटिवली लो होता है, बट अगर टॉप टू बॉटम देखें तो हमारा जो डेंसिटी है वो टॉप टू बॉटम बढ़ता है। हावेवर because of the larger size the element have low density which increases down the group। हावेवर पोटेशियम इज़ लाइटर देन द सोडियम। ये इंपॉर्टेंट है, फिर भी पोटेशियम जो है वो हमारा हल्का होता है सोडियम से और सोडियम जो है वो भारी होता है, जबकि Na उसके बाद K होता है, यानी कि सोडियम के बाद पोटेशियम होता है, फिर भी पोटेशियम जो है वो लाइटर होता है। The melting and boiling point of alkali metal are low, indicating weak metallic bond due to the presence of only a single valence electron in them। क्योंकि ये जो भी बेसिक है यानी कि हमारा जो ग्रुप 1 है ग्रुप 2 है वो मेटल है। अच्छे से याद रखना, जो भी इलेक्ट्रॉन दे देता है, जो भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है वो बेसिक होता है और सिमिलरली वैसे ही वो मेटल होता है। तो जो हमारा ये मेटल है इसका मेटेलिक बॉन्डिंग जो होता है वो वीक होता है। इसके कारण से क्यों होता है वीक, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। इस वजह से जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होता है। ओके, द अल्कली मेटल एंड देयर सॉल्ट इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर टू एन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। सबसे पहले यहाँ ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम क्यों है, क्योंकि कोई भी चीज़ जल रहा है तो उसको ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है, तो इसलिए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है। दिस इज़ बिकॉज द हीट फ्रॉम द फ्लेम एक्साइट द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन टू ए हायर एनर्जी लेवल। व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट देन द इमिशन ऑफ रेडिएशन इन द विजिबल रीजन एज गिवन बिलो। देखो होता क्या है कि हम अगर किसी भी चीज़ को अगर हीट कर रहे हैं मतलब क्या उसे एनर्जी दे रहे हैं, तो एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो एक्साइट होकर दूसरे जगह चला जाता है, मतलब हायर स्टेट में चला जाता है। जब वो हायर स्टेट में चला गया तो जब वो वहाँ से वापस आता है तो वो जो है रेडिएट करता है उस एनर्जी, और जो भी रेडिएट करता है वो एनर्जी वो हीट के फॉर्म में नहीं होता, अब जो है वो लाइट के फॉर्म में होगा। इस लाइट के वजह से वो फ्लेम का कलर देता है, और जो फ्लेम का कलर होता है वो विजिबल रेंज में पड़ता है। विजिबल रेंज वो तो आप जानते हो, विबग्योर जो है वो उस रेंज में पड़ता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि हीट जो है वो फ्लेम को एक्साइट करके जो आउटर ऑर्बिटल उसको हायर एनर्जी पे पहुंचा देता है, और जब वो हायर एनर्जी से वापस कम बैक होते हैं ग्राउंड स्टेट में तो वो इमिट करते हैं रेडिएशन को, वो विजिबल रीजन में होता है।
Alkali metal can therefore be detected by the flame test and can be determined by flame photometry or atomic absorption spectroscopy. These elements, when irradiated with light, the light energy absorbed may be sufficient to make an atom लूज इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि ये लाइट देता है, मतलब फ्लेम टेस्ट दे सकता है, तो इसे हम फ्लेम फोटोमेट्री या एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी से डिटेक्ट कर सकते हैं। ये एलिमेंट जो है वो क्योंकि इरेडिएट करता है लाइट को, तो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब जो होता है वो सफिशेंट होता है वो उस एटम के एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने में। ठीक है, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। द एलिमेंट व्हेन रेडिएट विथ लाइट, द लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब मे बी सफिशिएंट टू मेक एन एटम लूज इलेक्ट्रॉन। उसके एटम को वो लूज़ कर देगा। अब इसके कलर को थोड़ा बहुत याद करते हैं। तो जो सारे का तो नहीं, बट मैं कुछ का बता देती हूँ ट्रिक। जैसे CS, तो CS से आप बोल सकते हो समुंदर, तो समुंदर किस कलर का होता है? ब्लू। ओके, RB, तो R से रेड और B से ब्लू। तो अगर आपने कभी पढ़ा नहीं है कि रेड ब्लू कलर, आपने जनरली रेड वॉयलेट कलर ही पढ़ा है, तो आप इससे रेड वॉयलेट पढ़ लोगे। अब एक है, आपने स्कूल का नाम जानते हो कि आप लोग केंद्र विद्यालय, तो ये KV से आपको याद रहेगा। Na का येलो होता है और Li का क्रिम्सन रेड होता है। अब देखो यहाँ लेमडा जो है वो सारा ही इधर उधर है, कोई पर्टिकुलर रेंज में नहीं है। ये विबग्योर के अकॉर्डिंग लेमडा होता है, और आप जानते हो विबग्योर में जो लेमडा होता है वो R का बड़ा होता है लेमडा ऑफ वॉयलेट, यानी कि लेमडा रेड का बड़ा होता है वॉयलेट से। नाउ ये जो टेबल है, इस पूरे टेबल को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इसका जो रेंज है उसको ध्यान में रखना है। देखो, जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ कर रही है, सब सही है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ करती है ऊपर से नीचे, सब सही है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको आता है, सही है। आयनाइजेशन एंथैल्पी देखो, ये सारे के सारे टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ कर रहे हैं, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, तो सही है। हाइड्रेशन भी टॉप टू बॉटम घट रहा है, तो कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, सही है। मेटालिक रेडियस जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है टॉप टू बॉटम, कोई एक्सेप्शन नहीं है, सही है। आयनिक रेडियस वो भी सही है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, टॉप टू बॉटम जो होता है वो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ होता है, तो मैं ये यहाँ पे लिख देती हूँ, डिक्रीज डाउन द ग्रुप, और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो ये दोनों भी सही है। डेंसिटी जो होता है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ करता है, कोई भी एक्सेप्शन है क्या? हाँ, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, वो इसका है। और मैंने बताया था कि जो पोटेशियम है वो लाइटर होता है सोडियम से, ये इसी वजह से, तो ये आप याद कर लेना। बाकी स्टैंडर्ड पोटेंशियल ये उतना याद करने का ज़रूरत नहीं है, बस इसका कुछ पॉइंट जो है वो बाद में आप आगे पढ़ोगे। नाउ यहाँ पे लिखा है कि दिस प्रॉपर्टी मेक सीजियम एंड पोटेशियम यूज़फुल एज इलेक्ट्रोड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल। जो मैंने आपको पीछे फोटो इलेक्ट्रिक के बारे में बताया लाइट एमिशन में, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो सीजियम और पोटेशियम को इलेक्ट्रोड बनाने के लिए ये हेल्पफुल है, यानी कि यूज़फुल है। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो जो हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ होता है, द अल्कली मेटल आर हाईली रिएक्टिव, काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ड्यू टू देयर लार्ज साइज एंड लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी। द रिएक्टिविटी ऑफ दीज मेटल इंक्रीज डाउन द ग्रुप, यानी कि टॉप टू बॉटम आप देख लो, तो आप यहाँ पे नोट कर देती हूँ मैं कि टॉप टू बॉटम जो है वो हमारा वेट अ मिनट, जो टॉप टू बॉटम है वहाँ यहाँ पे हमारा जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज़ करता है। रिएक्टिविटी क्यों इंक्रीज़ हो रहा है? क्योंकि हमारा जो एटॉमिक रेडियाई है वो इंक्रीज़ हो रहा है, और जो हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बहुत कम है, इसलिए जो हमारा रिएक्टिविटी है वो टॉप टू बॉटम बहुत ही इंक्रीज़ हो जाता है। तो अब जो है वो हम बात करते हैं कि रिएक्टिविटी टुवर्ड एयर क्या होती है। तो जो अल्कली मेटल होता है वो टार्निश हो जाता है ड्राई एयर में, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ देयर ऑक्साइड विच इन टर्न रिएक्ट विद मॉइस्चर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड। तो पहले तो वो ड्राई एयर में टार्निश हो जाता है। टार्निश मतलब ऐसे, जैसे मान लो कि आप किसी को भी धूप वूप में रखते हो, तो कैसा ऐसा जैसे आयरन रस्ट करता है, वैसे एक तरह से टार्निश भी होता है, तो वो फॉर्म करते हैं ऑक्साइड, और जैसे इस ऑक्साइड को मिल जाता है पानी यानी कि मॉइस्चर, तो वो फॉर्म करता है हाइड्रोक्साइड। दे बर्न विगरसली इन ऑक्सीजन फॉर्मिंग ऑक्साइड। इसे पानी मिल जाएगा तो ये हाइड्रोक्साइड बना लेगा, और इसे ऑक्सीजन मिल जाएगा तो ये ऑक्साइड बना लेगा। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना कि जो हमारा लिथियम है वो मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है,
जो हमारा सोडियम है वो परऑक्साइड फॉर्म करता है और बाकी जो मेटल है वो सुपर ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। सुपर ऑक्साइड जो होता है वो O⁻⁻1 होता है। Iron, the superoxide O2⁻⁻1 ion is stable only in presence of large cation such as पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम। यानी कि जो सुपर ऑक्साइड है ये इन तीनों में होगा, सोडियम में परऑक्साइड और लिथियम में मोनोऑक्साइड। तो ये जो 4Li को अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे तो ये ऑक्साइड बना लेगा। नाउ अगर हम सोडियम को O2 जो है वो परऑक्साइड बनाएगा सोडियम के साथ Na2O2, यहाँ पे ये परऑक्साइड बन गया। अब M+O2 जो है वो MO2 बनाएगा, ये जो है वो सुपर ऑक्साइड हो गया और यहाँ पे M जो है वो पोटाशियम, रुबीडियम एंड सीजियम है। इन ऑल दिस ऑक्साइड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल इज़ +1। अब सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देख लो, सबका +1 ही आएगा। जैसे कि चलो मैं एक का निकाल देती हूँ, जैसे ये O2 माइनस यानी कि यहाँ पे -2 और यहाँ पे Na पे +2, तो एक Na पे क्या होगा +1, ये यहाँ पे -2। ओके, बट ये O2 का मैंने क्या बताया था कि परऑक्साइड जो होता है वो O2⁻⁻1 होता है, तो ये -2 नहीं होगा, ये -1 होगा और यहाँ पे जो है ये +1 हो जाएगा। तो आपने देख लिया कि सबका मेटल का, अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही होगा। वैसे भी ये NS1 होता है तो NS1 में +1 में सिर्फ 1 ही जाएगा ना, तो NS1 में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो गया। Lithium show exceptional behavior in reaction directly with nitrogen of air to form nitride। जो लिथियम है उसका थोड़ा प्रॉपर्टी ऐसे भी मैंने बताया है कि एनालॉमस है, यानी कि थोड़ा सा अलग है। तो ये इसका जो बिहेवियर है नाइट्रोजन के साथ टू फॉर्म नाइट्राइड वो थोड़ा अलग है, क्योंकि ये जो है वो Li3n बना लेता है बिकॉज ऑफ देयर हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड एयर एंड वाटर। क्योंकि इसका जो रिएक्टिविटी है एयर और वाटर के तरफ बहुत ही ज़्यादा है। अल्कली मेटल नॉर्मली केप्ड इन केरोसिन ऑयल, क्योंकि रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है तो उस रिएक्टिविटी को रोकने के लिए हम अल्कली मेटल को केरोसिन ऑयल में रखते हैं। अब प्रॉब्लम 10.1, व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ K इन KO2। तो आप देख लो ये O2 है, O2 क्या है, O2 जो है वो सुपर ऑक्साइड है। जो सुपर ऑक्साइड होते हैं उनके क्या होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, जो सुपर ऑक्साइड होते हैं उसका ऑक्सीडेशन स्टेट O⁻⁻1 होता है, यानी कि यहाँ पे ये -1 होगा तो K का होगा ये +1। और अगर आपको वो पॉइंट याद रखता कि अल्कली मेटल सिर्फ +1 दिखाता है तो ये आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं थी। The superoxide species is represented as O2⁻⁻1 since the compound is neutral, therefore the oxidation state of potassium is +1। Now नेक्स्ट जो है वो हमारा है रिएक्टिविटी टुवर्ड वाटर। तो अभी तक हमने एयर पढ़ा था, एयर में बताया कि ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, परऑक्साइड बनता है और ये नाइट्राइड जो एयर में नाइट्रोजन होता है उससे रिएक्ट करके Li3n बनाता है। अब पढ़ते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड वाटर। द अल्कली मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड एंड डाईहाइड्रोजन। अब जो है ये हाइड्रोक्साइड और डाईहाइड्रोजन बनाता है और आपको पता है कि अल्कली मेटल क्यों बनाता है, क्योंकि ये जो हाइड्रोक्साइड है वो काफ़ी ज़्यादा अल्कलाइन होता है नेचर में। तो जो 2m है अगर हम वाटर से रिएक्ट करवा दिए तो ये 2m + 2OH- + H2 आएगा, जहाँ पे m जो है वो हमारा अल्कली मेटल है, ये यहाँ पे हमारा डाईहाइड्रोजन आ गया। इट मे बी नोटेड दैट ऑल्दो लिथियम हैज़ मोस्ट निगेटिव E-, यानी कि जो इलेक्ट्रोड ई सेल होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू वो सबसे ज़्यादा है। Its reaction with water is less vigorous than that of sodium, which has least negative E- value among the alkali metal। देखो मैं चलो लेके चलती हूँ उस टेबल पे, मैंने बताया था कि इसका एक जगह यूज़ है। तो इसमें जो है ये है आपका E- स्टैंडर्ड पोटेंशियल का वैल्यू। तो जो सबसे कम स्टैंडर्ड पोटेंशियल का वैल्यू है सोडियम का और जो मोस्ट निगेटिव है वो है हमारा लिथियम का। ओके, तो यहाँ पे ये जो बोल रहा है कि जो हमारा लिथियम है उसका मोस्ट निगेटिव E- है और जो सोडियम है उसका लीस्ट है, सबसे कम निगेटिव वैल्यू है। तो इसीलिए लिथियम का मोस्ट निगेटिव E0 वैल्यू होने के कारण इसका जो रिएक्शन है वाटर के साथ वो कम विगरस है, लेकिन जो सोडियम का है वो
लीस्ट होने की वजह से इससे ज़्यादा होगा, यानी कि लिथियम का जो रिएक्शन का रेट है वो कम होगा और जो सोडियम का है वो ज़्यादा होगा। ये जो है आपका मोस्ट नेगेटिव है और ये जो है आपका लीस्ट नेगेटिव है। दिस बिहेवियर ऑफ लिथियम इज़ एट्रीब्यूटेड टू स्मॉल साइज एंड वेरी हाई हाइड्रेशन एनर्जी। ये इस वजह से होता है क्योंकि लिथियम बहुत ही छोटे साइज़ का होता है और बहुत ज़्यादा हाई हाइड्रेशन एनर्जी का होता है, क्योंकि मैंने ऊपर बताया था कि जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो छोटे एटम की सबसे ज़्यादा होती है। ओके, द अदर मेटल ऑफ द ग्रुप रिएक्ट एक्सप्लोसिवली विद द वाटर। अब ये तो रिएक्ट कर गया, लेकिन बाकी जो है एक्सप्लोसिव हो जाता है वाटर के साथ, और ये बताया हुआ है कि केरोसिन ऑयल में रखते हैं क्योंकि इसका रिएक्टिविटी जो बहुत ज़्यादा होता है। दे ऑल्सो रिएक्ट विद प्रोटोन डोनर सच एज एल्कोहल, गैसेस, अमोनिया एंड अल्काइन। ये जो भी प्रोटोन डोनर कौन होते हैं? प्रोटोन वो डोनेट करते हैं जो हमारे बेसिक होते हैं। तो जो बेसिक वाले हैं अल्कोहल, गैसेस, अमोनिया एंड अल्काइन, इन सब से ये रिएक्ट कर जाता है। अब आते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड डाईहाइड्रोजन। देखो यहाँ पे डाईहाइड्रोजन फॉर्म हुआ जब वो वाटर से रिएक्ट हुआ, लेकिन अगर डायरेक्ट जो मेटल है अगर इसी से रिएक्ट करवा दे तो क्या होता है? तो जब रिएक्टिविटी टुवर्ड डाईहाइड्रोजन में द अल्कली मेटल रिएक्ट विद डाईहाइड्रोजन एट अबाउट 673 केल्विन। इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिथियम का जो होता है 1073 केल्विन है। कभी भी क्वेश्चन नहीं आता है कि टेम्परेचर क्या होगा, क्योंकि इस पूरे बुक में इतने जगह टेम्परेचर दिए हुए हैं कि उसको याद करना पॉसिबल नहीं है। टू फॉर्म हाइड्राइड, तो ये हाइड्राइड बनाता है, यानी कि अगर आप वाटर से रिएक्ट कराओगे तो डाईहाइड्रोजन बनेगा, लेकिन आप डाईहाइड्रोजन से रिएक्ट करोगे तो हाइड्राइड बनेगा। ऑल द अल्कली मेटल हाइड्राइड आर आयनिक सॉलिड विद द हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो जो भी बनाता है ये आयनिक सॉलिड बनाता है, मतलब अल्कली मेटल हाइड्राइड जो होता है वो आयनिक सॉलिड होता है, कोवेलेंट नहीं होता है। इसको याद रखना कि ये आयनिक सॉलिड होता है। वैसे भी अगर आपको ऐसे भी याद करना है जैसे कि NaCl, तो Na+Cl- में टूटता है, तो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है वो जनरली आयनिक सॉलिड ही होता है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। अनदर थिंग, अब रिएक्टिविटी करवा रहे हैं हम हेलोजन के साथ। द अल्कली मेटल readily react vigorously with halogen to form ionic halide M+X-। तो ये जो हेलोजन के साथ रिएक्ट करके M+X- बनाता है। हावेवर लिथियम हलाइड आर समवॉट कोवेलेंट। जो लिथियम का हलाइड होता है वो कोवेलेंट होता है। ओके, इट इज़ बिकॉज ऑफ द हाई पोलराइजेशन कैपेबिलिटी ऑफ लिथियम आयन। देखो पोलराइजेशन क्या होता है, जैसे कि मान लो कि मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, अगर ये Na+ है, ठीक है, तो ये जो है प्लस वाला हमारा, और मान लो कोई निगेटिव वाला आयन है, तो जो ये क्लाउड जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। जो भी इनके बीच का इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, इसे पोलराइजेशन बोलते हैं। तो पोलराइजेशन कैपेबिलिटी ऑफ लिथियम आयन जो है वो कुछ ज़्यादा ही है। डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अनायन बाय अ कटायन। Na+ करता है Cl- का, कटायन करता है किसका? अनायन का। Cloud of anion by cation is called polarization. The Li+ ion is very small in size and has high tendency to distort electron cloud around the negative halide ion. तो ये जो है इसका negative halide ion का जो cloud है वो पूरा का पूरा distort कर देता है, since the anion with large size can easily distort it. तो जो अगर बड़े size का anion है वो तुरंत से हम distort कर सकते हैं। Among halide, lithium iodide is the most covalent in the nature. तो जो हमारा लिथियम, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है और टेस्ट सीरीज़ वगैरह में भी ये काफ़ी पूछते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट कोवेलेंट इन नेचर। तो आप लिथियम वाले को ढूंढ लेना, LiCl, LiBr ऐसे करके ढूंढ लेना, लेकिन उसमें भी क्या कि जो लिथियम आयोडाइड है वो मोस्ट कोवेलेंट होता है नेचर में। ओके, नाउ ये जो पोलराइजेशन वाला पार्ट है वो केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है, उसमें आप अच्छे से पढ़ोगे कि पोलराइजेशन क्या होता है। अब पढ़ते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। द अल्कली मेटल आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। देखो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, अगर आपने रिडॉक्स अच्छे से नहीं पढ़ा है फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, मैं आपको बताती हूँ। एक होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है रिडक्शन। जो ऑक्सीडेशन होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट वाला, और जो रिडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन मतलब क्या? आपको ऑक्सीजन का गेन होगा और हाइड्रोजन का लॉस होगा, और रिडक्शन मतलब क्या कि आपको हाइड्रोजन का गेन होगा और ऑक्सीजन का लॉस होगा। ओके, तो जो रिड्यूसिंग नेचर मतलब क्या, रिड्यूसिंग एजेंट का बात कर रहा है,
तो जो हमारा अल्कली मेटल है, द अल्कली मेटल आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, लीडियम बीइंग द मोस्ट एंड सोडियम बीइंग द लीस्ट पावरफुल। तो जो लीडियम है वो मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जो सोडियम है वो हमारा लीस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विच मेजर द रिड्यूसिंग पावर रिप्रेजेंट द ओवरऑल चेंज। तो जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है यानी कि ई नेगेटिव, वही मेज़र करता है रिड्यूसिंग पावर, जो कि आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके होगे या पढ़ोगे, नहीं 12th में तो आप पढ़ोगे। अगर m जो है सॉलिड है और उसको हमको गैस में बनाना है तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। अगर हमारा गैस है लेकिन गैस में कन्वर्ट करना है लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसे बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उतनी एनर्जी चाहिए जो वो अपने जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है उसको एक को निकाल सके, तो उसे हम आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 बोलते हैं। दूसरे वाले को निकाल सके तो आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 बोलते हैं। और ये बात याद रखना कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर कंसेक्यूटिव है, आयनाइजेशन एंथैल्पी 1, आयनाइजेशन एंथैल्पी 2, आयनाइजेशन एंथैल्पी 3, तो 3 वाला बड़ा होगा 2 से, 2 वाला बड़ा होगा 1 से। ओके, अगर ये गैस ही है और ये वाटर के साथ रिएक्ट करके एक्वस बना दिया, यानी कि गैस को एक्वस बना दिया, तो इसे हम बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। और हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? छोटे एटम की, यानी कि Li+ की ज़्यादा होगी Na+ से, विद द स्मॉल साइज ऑफ इट्स आयन। लीडियम हैज़ हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी विच अकाउंट फॉर हाई नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू एंड इट्स हाई रिड्यूसिंग पावर। तो मैंने अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पे बताया था कि जो लीडियम है उसका मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है और जो सोडियम होता है उसका लीस्ट नेगेटिव होता है। तो सोडियम वाला ज़्यादा विग्रस रिएक्ट करता है लीडियम वाले से। तो जो हमारा हाइड्रेशन एंथैल्पी में मैंने क्या बताया कि जो लीडियम है वो सबसे ज़्यादा ही हाइड्रेशन एंथैल्पी शो करता है क्योंकि उसका साइज़ जो है, उस कैटायन का साइज़ जो है वो स्मॉल है। The highest hydration enthalpy which account for its high negative मतलब most negative E- value and its high reducing power। तो यहाँ पे अभी कुछ देर पहले भी मैंने बताया था कि जो लीडियम है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जो सोडियम है वो लीस्ट पावरफुल होता है। ओके, तो बस छोटे छोटे चीज़ इसमें याद करने, बट याद रखने होते हैं आपको, तभी क्वेश्चन बनता है। अब ये जो आया क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। द ई नेगेटिव फॉर Cl2 Cl- इज +1.36, I2I- इज इतना एंड Ag का इतना, लीडियम का इतना, सोडियम का इतना। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन स्पीसीज डिक्रीज ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। तो आपको यहाँ पे रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ रहा है। देखो ये क्वेश्चन तो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, बट ये यहाँ पे पूछ रहा है तो मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। देखो होता क्या है, अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ याद करोगे तो आप उससे डायरेक्ट बना दोगे, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ नहीं दी हुई है। तो अगर ये Cl2 से Cl- जा रहा है, मतलब क्या, इसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है। जब यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में बता रही थी तो उसमें एक पॉइंट में बताना भूल गई कि यहाँ ऑक्सीजन ऐड करता है, हाइड्रोजन को माइनस करता है और इलेक्ट्रॉन भी लूज़ करता है, और यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। तो जब अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है मतलब ये क्या दिखा रहा है, ये ऑक्सीडेशन दिखा रहा है। ऑक्सीडेशन दिखा रहा है तो ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, और वैल्यू किसका दिया हुआ है? ई नेगेटिव का, मतलब ये इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है। जो ERP वैल्यू होता है इसने इसे दिया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले इसको ना लाइन में लिख लो प्लस टू माइनस। जैसे अगर मैं माइनस से लिखती हूँ, -3.04 -2.71 देन +0.53 देन +0.79 देन +1.36। तो जो -3.04 है वो है हमारा लीडियम का, देन जो है वो सोडियम का, देन ये जो है I का है, 0.79 जो है वो Ag का है, एंड Cl वाला जो है वो 1.36 है। तो आप एक चीज़ देखो, अगर आप नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हो तो ये आपका आंसर आ जा रहा है। इसका मतलब क्या, हमें नेगेटिव वाला जो होता है वो ऑक्सीडेशन शो करता है ज़्यादा। ऑक्सीडेशन शो करने का मतलब है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा होता है,
और अगर आप नीचे जाते जाते हो तो ये जो है वो रिडक्शन अच्छा शो करता है। और रिडक्शन मतलब क्या कि आपका जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो ज़्यादा बेटर होता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा ERP का वैल्यू, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ का वैल्यू, तो सबसे ज़्यादा इसका होगा, देन Na का, देन I का, देन Ag का, देन Cl का। तो ये हमारा एस ब्लॉक का पार्ट 1 था, जिसमें ग्रुप 1 का मैंने आधा पढ़ाया है। इसके 4 पार्ट्स होंगे, इसमें सारा एस ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा। एंड इसको पढ़ने के बाद आप एक बारी NCERT पढ़ लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ़ यू like my video then please like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.